अस्सलामुअलैकुम। तो अब हमने पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशंस। याद रखिएगा ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक के अंदर हेड टू टेल रूल भी हमारा मौजूद है और हेड टू टेल रूल हम अलग से पिछले टॉपिक में समझ चुके हैं। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ेगा वो एक शॉर्ट या लॉन्ग, इसलिए लॉन्ग में भी आ सकता है, छोड़ देगा। ठीक है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये टॉपिक ज़रूर आए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का कि वो देते ज़रूर हैं इस टॉपिक को। तो अब मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ 10 बार हम पढ़ चुके हैं, आज फिर पढ़ेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर बता दूँ हम कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से लेकर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर। ठीक है, चलो समझ में आ गई ना। अच्छा, मैंने कहा था ना भाई, ये जितने भी चीज़ें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ फिज़िक्स में से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। कम्यूटेटिव लॉ हमेशा आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, अब वो कैसे ड्राइव होता है और वो कैसे प्रूफ्ड होता है, ज़रा इसको देखो। आपके पास आपके दो वेक्टर्स मौजूद हैं, एक वेक्टर आपके पास ये है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, ये कम्यूटेटिव लॉ किसके लिए है आपके पास? ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन, यही लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आता है, लेकिन ये एडिशन के लिए। ठीक है, अब देखो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या। आपके पास ये वेक्टर है ए, ठीक है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये थोड़ा सा इन्होंने डायरेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन पहले मैं तरीका बताऊंगा कि है क्या। और दूसरा वेक्टर है आपके पास बी, एक वेक्टर है आपके पास ए, एक वेक्टर है आपके पास बी। अब मैं कहूँ इस दो वेक्टरों को ऐड करो, मतलब आपस में मिलाओ, ऐड करो, आपके दिमाग में फ़ौरन सा कौन सा रूल आ जाता है? हेड टू टेल रूल, कि सर एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल पे रख दें और फिर रिजल्टेंट ड्रॉ कर दें, हेड टू टेल रूल लग जाएगा। बिल्कुल ठीक बोली आपने बात, मैं ज़रा उसी चीज़ को अप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास पहला वेक्टर है बी, आप चाहे तो पहले ए रख लो या बी रख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मेरे पास है पहला वेक्टर बी, थोड़ा सा जगह ले लो, मेरे पास पहला वेक्टर है बी, ये बी वेक्टर आ गया। अब इसकी हेड पर मैंने एक और वेक्टर रखा जो है मेरे पास ए। ठीक है, अब रिजल्टेंट कैसे पहचाना जाएगा? अभी तो आप खुद रिजल्टेंट बना रहे हो, बहुत आसान है पहचानना। भाई आपने खुद बिल्डिंग बनाई है, अब किस बिल्डिंग में कहाँ पे क्या वायरिंग की है आपको तो पता ही होगा, लेकिन कोई किसी और बिल्डिंग में जाओ और आपको कहे कि वायरिंग पहचानो तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो ज़िंदगी आसान है, रिजल्टेंट पहचानना इतना सिंपल काम है कि समझो बहुत आसान चीज़ है। रिजल्टेंट में उसका ऐसा होगा कि उसकी जो टेल है वो किसी और वेक्टर की टेल से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, समझ गए ना। ये बात शायद आपको किसी ने ना बोली हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसकी जो टेल है वो दूसरे वेक्टर की टेल से शुरू होगी, उसकी जो हेड है रिजल्टेंट की वो दूसरे वेक्टर की हेड पर ख़त्म हो रही होगी। अब ज़रा इधर आके देखो, ये आपके पास आया, ये आया 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 आ गया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन ये सही आ गया, सीधा बना लो। ठीक है, अब तो और टेढ़ा हो गया, चलो एक ट्राई और। हाँ देखा, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करे बगैर नौवा या नौ पार नहीं होती, कश्ती पार नहीं होती। अच्छा देखो, मैं बोलूँ ये रिजल्टेंट है, ठीक है सर, समझ में आ रही है, पहचानेंगे कैसे? इसकी टेल कहाँ से शुरू हो रही है? दूसरे वेक्टर की टेल से शुरू हो रही है। इसकी हेड कहाँ पर लग रही है? दूसरे वेक्टर की हेड पे लग रही है, तो इसी को तो रिजल्टेंट कहते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया ओरिजिन ओ, ठीक है, ग्राफ में बनाओगे तो ओरिजिन ही बनेगा ना। ये बी आ गया, और यहाँ पर याद रखना ये बी जो है ना ओ बी के बराबर है, और ये आ गया आपके पास ए। असल में याद रखना ये ओ वर्टेक्स है, बी भी वर्टेक्स है, ए भी वर्टेक्स है। अच्छा, अब एक और चीज़ ड्रॉ करता हूँ, इसको ना बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करना जैसे मैं बता रहा हूँ। यकीन माने मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ, शायद आप लोगों को लगता होगा कि सर लंबी कर देते हैं, लेकिन ये बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं। अब ये एक और वेक्टर आ गया आपके पास, ये एक और वेक्टर आ गया आपके पास, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर ये एक वेक्टर ख़त्म हो गया था, ठीक है, और इस वेक्टर का नाम था ए। इसको डॉटेड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, मैं खुद अपने लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, और उसके बाद ये दूसरा वेक्टर है बी। अब आप बोलोगे सर रिजल्टेंट कैसे पहचानूँ?
मैं बोलूँगा इधर आए यहाँ पे तो बताता हूँ रिजल्टेंट क्या पर है। अच्छा एक चीज़ याद रखना भाई, ये वेक्टर्स हैं तो एरो के बगैर अगर बनाओगे तो मैं क्या कोई भी टीचर आपके नंबर कम कर सकता है कि भाई आप एरो ही नहीं बना रहे, वेक्टर पहचान में ही एरो से आता है, क्या पता एक स्केलर क्वांटिटी हो, ठीक है, तो ये एरो बनाओ, ये वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा अब रिजल्टेंट लिखते हैं ज़रा, अब ज़रा रिजल्टेंट लिखते हैं। थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि मुझे पता है टाइम लग रहा होगा, लेकिन आपने टाइम देना है, बात को पूरा समझना है, एक एक चीज़ को देखो। अगर बच्चा पढ़ने वाला होता है ना, मैं यहाँ नुक्ता लगा दूँ तो वो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा सर ये नुक्ता क्यों लगाया है आपने। तो जब ऐसा कोई मुझसे पूछता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो सीख रहा है, समझ रहा है। अच्छा तो ये क्या हुआ, ये वेक्टर से समझ में आ गई बात। यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे बना, बिल्कुल यहाँ पर रिजल्टेंट बना R इक्वल टू B प्लस A, ठीक है। अच्छा अब ऊपर वाला भी रिजल्टेंट है, कैसे, क्योंकि देखो ये यहाँ टेल से शुरू हो रहा है और हेड पर ही ख़त्म हो रहा है जाकर, तो ये भी रिजल्टेंट हो गया। तो ये क्या है, R इक्वल टू A, ये तो एक काम हुआ है अभी, B प्लस B, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेना, यूट्यूब पे जूम का ऑप्शन आता है। चलो ये हो गया, मुझे जूम नहीं करना डायग्राम को जूम करना, ठीक है। अच्छा अब इसको आपने ऐसे तो लिख दिया, लेकिन अब इसको ज़रा प्रूफ भी तो करके बताओ कि ये करा क्या है आपने। अच्छा सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल है ये वाला, जिसको मैं कह रहा हूँ ट्राइंगल 1, और ऊपर है ट्राइंगल 2, तो कंसीडर ट्राइंगल 1। ये नहीं लिखा हुआ, ये मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, ये फिर बता रहा हूँ, बुक में पूरी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, अगर टॉपिक समझना है तो वो आपको खुद लिखना होगा। हेलिडे रेसनिक, कितनी ज़बरदस्त फिजिक्स की बुक है, किसी से भी बोलो फिजिक्स की बेहतरीन बुक का नाम बताओ, वो हेलिडे रेसनिक का नाम तो ज़रूर लिखेगा, लेकिन उसमें भी सारी चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं लिखी हुई होती, डेरिवेशन शॉर्ट होती हैं। तो यहाँ भी डेरिवेशन शॉर्ट है, वो टीचर को एक्सप्लेन करनी होती है क्योंकि वो समझ चुका होता है इसीलिए, ठीक है। तो कंसीडर ट्राइंगल 1, इसको ले लो ट्राइंगल OBA, ठीक है। अच्छा याद रखना OB किसके इक्वल है, ऐसे ही लिखना है इसको, B वेक्टर के, और ये दोनों भी वेक्टर हैं। और यहाँ से ये पता चल रहा है, ये बात याद रखना, डायरेक्शन ज़रूर बनाना कि आप O से B जा रहे हो, B से A जा रहे हो, A से B जा रहे हो, और B से A जा रहे हो, तो ठीक है, ये हो गया। OB किसके बराबर है आपके पास, OB आपके पास बराबर है पूरा OB आपके पास बराबर है B के, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास BA आपके पास किसके बराबर है, A के बराबर है। और उसके बाद आपके पास एक रिजल्टेंट बन रहा है जो कि है OA आपके पास किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। अच्छा उसी की तरह आपके पास बन रहा है OR, इधर भी आ रहा है OB। अच्छा इसको भी नाम दे दो ज़रा, इसके भी वर्टेक्स को नाम दे दो, ये A है और ये B है, ठीक है, ये वर्टेक्स को नाम दिया मैंने। अच्छा यहाँ पर OA आ रहा है आपके पास, OA ये किसके बराबर है, A के बराबर है, A वेक्टर के बराबर है। यहाँ पर आ रहा है आपके पास AB आ रहा है आपके पास, AB किसके बराबर है, B वेक्टर के बराबर है। और फिर वही OB किसके बराबर है आपके पास, OB बराबर है आपके पास OB R के बराबर है, R वेक्टर के। अच्छा अब सबसे पहले ट्राइंगल 1 की बात की है ना मैंने, तो ट्राइंगल 1 में चेक करो, ट्राइंगल 1 में आपके पास क्या है, OA है ना, OA है आपके पास, और क्या है आपके पास OB। देखो ये हेड टू टेल रूल से एडिशन हुई है, अगर आपसे कोई पूछ लेना ये एडिशन कौन सी है, ये तो हेड टू टेल रूल लगा है, यहाँ लिख लो, टेल टू हेड रूल नहीं लिखना भाई, हेड टू टेल रूल लिखना, हेड टू टेल रूल। अब मैं सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, आप लोग फर्स्ट ईयर में आ चुके हो। 9 मैट्रिक में बताते हुए मैं रुक जाता था क्योंकि मुझे पता था वहाँ इतना डिटेल्स है नहीं, लेकिन यहाँ तो मैं सब कुछ बताऊँगा क्योंकि डिटेल में है सब कुछ। मैं अगर बगैर बताए पढ़ाऊँगा तो मुझे खुद भी मज़ा नहीं आएगा OB, क्योंकि मुझे भी तो भाई इन्जॉय करना है ना पढ़ाते हुए, मुझे खुद बोर हो रहा हूँ पढ़ाते हुए आप लोगों को, तो फिर थोड़ी देर में आप भी बोर होने शुरू हो जाओगे। OBBA, ठीक है, हेड टू टेल रूल लगा है। अच्छा हेड टू टेल रूल के मुताबिक दो वेक्टर मिलकर एक रिजल्टेंट बना लेते हैं। OA क्या है, R वेक्टर है। अच्छा और R भी याद रखना रिजल्टेंट तो है,
लेकिन आर भी वेक्टर ही है, याद रखना। आर कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं बन रही है, दो वेक्टरों को ऐड करने से हमेशा वेक्टर क्वांटिटी निकलेगी। ये लिख लो अपने पास, इफ़ यू ऐड टू वेक्टर्स यू विल ऑलवेज गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पर ओ बी अलग है, ऊपर वाला ओ बी अलग है, याद रखना। ओ बी क्या है आपके पास, बी के बराबर है, और बी ए आपके पास क्या है, ए के बराबर है। ठीक है, ये तो पहला वाला ट्रायंगल हो गया। अब कंसीडर करो ट्रायंगल, स्पेलिंग लिख दी ना, हाँ स्पेलिंग गलत है, CONSIDER, कंसीडर ट्रायंगल OAB। ऊपर देखो क्या था, OBA, नीचे है OAB, अलग ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल 2 की बात कर रहा हूँ मैं अब। अच्छा, अब देखो आपके पास क्या है, OB मिलके बन रहा है आपके पास, OB आपके पास किससे मिलके बन रहा है, OA प्लस OAB। अच्छा, तो OA क्या है, OB क्या है, ये रहा, R वेक्टर के बराबर है। उसके बाद OA क्या है, OA यहाँ पर देखो, OA क्या है यहाँ पर, A वेक्टर के बराबर है। और उसके बाद क्या है आपके पास, ये इक्वेशन 1 कह लो, ये इक्वेशन 2 आ रही है आपके पास। अच्छा, उसके बाद AB क्या है आपके पास, B वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पर लिखो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, क्यों, क्योंकि इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो कंपेयर कर सकते हो आप। तो BA है ना, यही था ना, इक्वल टू AB, ये क्या है, ये है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। आप इसी बात पे कर दो सब्सक्राइब, वैसे तो ये बोलना चाहिए था इसी बात पे फीस दे दो, लेकिन आप सब्सक्राइब करो सिर्फ। अच्छा चलो, तो देखो बात समझ में आ रही है ना, कि AB इक्वल टू BA, यानी पहले B को A में ऐड कर लो या A को B में ऐड कर लो, बात सेम रहेगी। अच्छा, याद रखना ये एक पैरेललोग्राम भी है, तो इसीलिए ये A है तो ये भी A ही होगा। अब आप बोलोगे सर अक्सर तो नाम अलग अलग दिए जाते हैं, वो भी A ये भी A, ये क्या चक्कर है, तो इसीलिए दोनों को A कहा गया है कि जितनी लेंथ इसकी आ रही है उतनी लेंथ इसी साइड की भी आ रही है, इसीलिए ऐसा है। तो याद रखना, दो वेक्टर की एडिशंस आपस में कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती हैं। मैंने आपको कहा कि C को D में ऐड करो और R आएगा आपके पास। दो बच्चे थे, दो माइंड सेट के बच्चे थे, एक ने क्या किया E प्लस D कर दिया और दूसरे ने क्या किया दूसरे ने कर दिया D प्लस E। ये ज़रूर लगाना भाई, वरना एक एक नंबर ख़त्म, क्योंकि वेक्टर पहचान में ही इसी से आएगा आपका। तो मैं दोनों को इंशाल्लाह 5 में से 5 नंबर दूंगा। दोनों बच्चे मेरे पास आएंगे, बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, उसने D प्लस E लिखा, इसने E प्लस D लिखा, आपने दोनों को 5 में से 5 दे दिए। तो मैं उनको इस क्लास का लिंक दे दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने सब यहाँ पर बता दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, आप लोग मैसेज करेंगे उसमें कि क्यों, क्योंकि वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है। D प्लस E लिखूंगा तो भी जवाब सेम आएगा, और E प्लस D लिखूंगा तो भी जवाब सेम आएगा। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, लेकिन अगर फिर भी है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो और मुझे ज़रा बताओ। अब मैं ज़रा आपको लिख के देता हूँ, F और E है आपके पास, दो वेक्टर हैं, इसको कम्यूटेटिव फॉर्म में लिख के दिखाओ मुझे, इन दोनों वेक्टर्स को। ये आपका होमवर्क है, और मैं फिर बता रहा हूँ ये कोई मैं इतना बड़ा होमवर्क नहीं दे देता हूँ आपको कि आप लोग कमेंट कर नहीं सकते हैं। ये इसीलिए मैं देता हूँ कि मुझे पता हो कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा, कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा, ताकि मेरा भी तो एक माइंडसेट बने कि मैं सिखा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इन बच्चों को, या फिर मैं खुद ही सिखाई जा रहा हूँ। अच्छा चलो, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, वर्डिंग पढ़ते हैं। ये वर्डिंग लिख लेना और उसके बाद जो मैंने कराया है पूरा एज इट इज़ लिख लेना, फिर देखना पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। Commutative law of vector addition. Consider two vectors A and B. Let these two vectors represent two adjacent sides of a parallelogram. मैंने बता दिया ये पैरेललोग्राम बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल ड्रॉ करते हो तो दो ट्रायंगल निकलते हैं, ज्योमेट्री में पढ़कर आ चुके हो तो बात समझ में आएगी। वी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्ट में हमने ये वाली जो साइड है ना वो कंस्ट्रक्ट की है, तो इसलिए मैंने उसे डॉटेड ड्रॉ किया था आपके लिए। बाकी A प्लस बी लिखो या B प्लस A लिखो, या A प्लस बी पहले लिख लो, B प्लस A बाद में लिख लो, बात सेम है, कोई मुश्किल नहीं होगी,
ठीक है। देखो पूरा मैंने डिटेल में लिखवाया है, मैं अपने काम के साथ लॉयल हूँ, ठीक है। तो आपने भी अपनी पढ़ाई के साथ आप लॉयल हो जाना है और थोड़ा बहुत मेरा साथ देना है समझने में। आप लोग समझोगे ना तो इंशाल्लाह फिर मैं और अच्छी तरह पढ़ाऊँगा। अब आप बोलोगे सर अभी अच्छी तरह नहीं पढ़ा रहे, नहीं अभी भी अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर और टाइम दूंगा। अभी 15 मिनट की क्लास है तो फिर 50 मिनट की क्लास रख लूँगा। मुझे टाइम देने में कोई टेंशन नहीं है, मेरे लिए तो सब आप ही हो, आप लोग इम्पोर्टेंट हो, बस आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। अच्छा, मैं तो उस वक्त भी पढ़ाता था जब कोई नहीं पढ़ता था। 2 साल या 1.5 साल मैंने ऐसा पढ़ाया कि किसी ने मुझसे पढ़ा नहीं है। उसके बाद आप लोगों को वीडियो मिलना शुरू हुई है तो मैं थोड़ा सा फेम में आया हूँ, लेकिन मैंने 2-1.5 साल अकेले भी पढ़ाया है। मैं खुद पढ़ाता था और फिर खुद अपने लेक्चर देख के सीखता था कि क्या गलती करी है। अच्छा, अब एसोसिएटिव। एक छोटी सी मोटिवेशन देता हूँ। मुझे एक टीचर ने कहा कि सर आप बच्चों को ना थोड़ा मोटिवेट भी कर दिया करें, क्योंकि ना बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं आजकल के, यानी बहुत ज़्यादा ना जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं, मेहनत करना छोड़ते हैं। तो यकीन माने मैं आपको ये बात कह चुका हूँ पहले भी, फिर कह रहा हूँ कि मैं खुद भी इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि एक बेहतर फ्यूचर मैं अपने लिए चाहता हूँ और आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। आपका और मेरा फ्यूचर जब भी बेहतर होगा जब ये जो इल्म है ये हमारे पास होगा, हमें आएगा। तो इसको ना छोड़िएगा कभी भी। जब भी कोई एसोसिएटिव की बात करेगा ना, आपको तो पता है एसोसिएटिव क्या, कि a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। ये मैंने भी रटा हुआ है, आपने भी मेरे साथ मिलकर रटा हुआ है। और मुझे कुछ लोगों ने कहा भी था कि सर आप रट्टे लगवा देते हैं बच्चों को, तो मैं रट्टे नहीं लगवाता हूँ। वो उस वक्त एक्सप्लेन करने की जगह नहीं थी तो मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया नहीं, ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। अब ये बाद में आया है तो इसलिए यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसका मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसका मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो आपको पता है, लेकिन अब आज इसको प्रूफ करके देखो किस तरह से होता है। अब मैं डायरेक्ट एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा बुक के मुताबिक, मैं इसको बनाऊँगा नहीं, इसको पहले ड्रॉ करूँगा। उसकी वजह क्या है अभी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मुझे आपको इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाना है कि आप लोग जो है वो हेड और टेल की मदद से रिजल्टेंट पकड़ने लग जाओ कि रिजल्टेंट क्या होगा। जिस बच्चे ने रिजल्टेंट खुद से पहचान लिया, पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि रिजल्टेंट है क्या, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है, याद रखना। तो मैं ये अकॉर्डिंग टू बुक ड्रॉ कर दूंगा, खुद नहीं बनाऊंगा। खुद भी बना सकता था, ऐसा नहीं है। अच्छा, एरोस में इसके वाजे कर दूंगा। एरोस को मैं ऐसा वाजे कर दूंगा कि कोई भी बच्चा बोल ना सके कि एरो समझ नहीं आ रहा सर। ब्लैक कर दूंगा, ठीक है, अभी रुक जाओ, ब्लैक करता हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा नंबरिंग कर देता हूँ। ओ वर्टेक्स, याद रखना वर्टेक्स वो होता है जहाँ पर 2 लाइनें आपस में मिलती हैं, तो ये 2 यहाँ पर ये मिल रही है, वर्टेक्स है। कुछ लोग इसे कहते हैं चोंच, चोंच नहीं, जहाँ पर 2 लाइनें आपस में मिल रही है। ठीक है। अच्छा, a प्लस बी वेक्टर है और b प्लस सी वेक्टर है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये r मैंने रिजल्टेंट कहा है, ठीक है, या चलो मैं इसको रिजल्टेंट नहीं कह रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि रिजल्टेंट कौन सा है, इसमें रिजल्टेंट कौन सी लाइन है। मैं फिर पूछता हूँ। देखो आपको लग रहा होगा शायद मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, मैं आपको इतना काबिल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुद सीख लो, खुद समझ लो, खुद कर लो, ठीक है। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो ओ आर रिजल्टेंट है, कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आप लोगों में से कुछ बच्चों ने ना जवाब दिया था। अब जो मैंने पीछे टॉपिक कराए थे तो मैंने उनको लाइक भी किया था, तो मैंने उन्हें माशाल्लाह लिख के भेजा था। अच्छा, तो ओ आर रिजल्टेंट है, क्यू आर रिजल्टेंट है, या आर क्यू रिजल्टेंट है, पी क्यू रिजल्टेंट है, ओ पी रिजल्टेंट है। जल्दी से बताओ, वीडियो रोक लो वीडियो और सोचो रिजल्टेंट है क्या। चलो मैं उम्मीद करता हूँ बता दिया होगा। पहचाना कैसे रिजल्टेंट, देखो सबसे पहले तो ये किसी की हेड पे मिल रहा होगा, मतलब रिजल्टेंट की जो टेल है वो किसी और की टेल से मिल रही होगी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ए, है ना, ये आपके पास है ए, और उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास है बी,
ये आपके पास है A, उसके बाद है आपके पास B, तो ये A प्लस B मिलाकर रिजल्टेंट बन रहे होंगे। और एक चीज़ याद रखना, इसमें एक रिजल्टेंट नहीं बन रहे होंगे, इसमें दो रिजल्टेंट बन रहे होंगे। अब दो रिजल्टेंट कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर तीन वेक्टर की टेल्स आपस में मिल रही हैं, जिसमें से एक वेक्टर तो आपको पहचान में आ गया कि ये वाला वेक्टर तो रिजल्टेंट नहीं है, ये वाला वेक्टर तो सिंपल एक वेक्टर है, लेकिन ये वाला वेक्टर एक रिजल्टेंट है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए था कि सर ओ क्यू ये रिजल्टेंट है और ओ आर ये भी रिजल्टेंट है। मैंने ओ आर को तो लिख दिया था रिजल्टेंट है, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा था कि ये जो ओ क्यू है ये भी रिजल्टेंट है, मैंने ये चीज़ नहीं लिखी थी। अब देखो, याद रखो कि ये ओ क्यू किसके लिए रिजल्टेंट है, ये ओ क्यू रिजल्टेंट है ए प्लस बी के लिए, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ, ये बी सी रिजल्टेंट है किसके लिए, हाँ बिल्कुल ठीक, बी सी के लिए। अब इसी चीज़ को ज़रा करके चेक करो, इसी चीज़ को करके चेक करो कि इस चीज़ को करना कैसे है। इस शेप को क्या कंसीडर कर लेता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक शेप है क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें मेरे पास चार वर्टेक्स हैं ओ पी क्यू आर, ठीक है। ये एक पहली बात हो गई मेरे पास। अच्छा, अब उसके बाद थोड़ा आगे की तरफ आओ मेरे साथ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, उसके बाद मेरे पास थोड़ा आगे की तरफ आओ, मेरे पास इसमें एक ट्राइंगल मौजूद है, इस शेप के अंदर एक ट्राइंगल मौजूद है, और वो ट्राइंगल है 1, ये वाला जो कैसे बन रहा है, ओ पी क्यू को मिलाकर बन रहा है। उसके बाद मेरे पास दूसरा ट्राइंगल मौजूद है जो कि बन रहा है किसको मिलाकर, बी सी को मिलाकर बन रहा है, मतलब ये पी क्यू आर को मिला के बन रहा है। तो इस तरह से हमने इसे जो है वो सॉल्व करना है, पहले क्वाड्रिलेटरल सपोज करना है, फिर ट्राइंगल सपोज करना है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं आगे। मैं क्या करता हूँ, मैं बुक को ही फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको और लेंदी नहीं करूँगा, वरना फिर आप लोग बोलोगे सर ये बहुत ही ज़्यादा कोई लेंदी कर दिया आपने। अच्छा, तो मैं इसको एक्सप्लेन पूरा कर देता हूँ कि आपके पास लिखा हुआ है ओ आर इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, ठीक है, पी आर। अब देखो यहाँ पर मेरी बात को ज़रा समझो कि हुआ क्या है। यहाँ पर ओ आर आपके पास एक रिजल्टेंट है, ठीक है, एक रिजल्टेंट है जो कि यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो ओ पी है, ओ पी क्या है, आपके पास ए वेक्टर है, ओ पी क्या है, आपके पास एक ए वेक्टर है, ठीक है। ओ पी आपके पास एक ए वेक्टर है, देखो ओ पी मिलकर ए बना रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को, ओ पी मिलकर ए बना रहे हैं। उसके बाद आपके पास मौजूद है पी आर, पी आर, पी आर क्या है, पी आर खुद एक रिजल्टेंट वेक्टर है, पी आर खुद एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि मिल रहा है किसको मिलकर, बी सी से मिलकर बन रहा है। पी आर खुद एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि बी सी से मिलकर बन रहा है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में बी प्लस सी, ठीक है, समझ गए ना। मैं इसको समझाता हूँ, अगर इसको खोल के लिखोगे ना तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि ए प्लस आर। अब ये आर खुद एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि मिल के बना है, इसको कर लो रिजल्टेंट 1, इसको कर लो रिजल्टेंट 2, ठीक है, ये रिजल्टेंट 2 को मिल के बना है। रिजल्टेंट 2 किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो मैंने इसकी जगह पर रख दिया बी प्लस सी। वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये जो डेरिवेशन है इसकी बुक में थोड़ी सी शॉर्ट दी हुई है, अगर मैं इसकी डेरिवेशन को लेंदी करूं, मतलब अलग अलग ट्रायंगल को पहले सपोज करूं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करूं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप दूसरा वाला जो है वो सपोज करिए, रिजल्टेंट ही बनेगा आपके पास सेम। अच्छा, ये वाला अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये वाला रिजल्टेंट अब आपके पास बनेगा ओ क्यू को मिलाकर, ओ क्यू को मिलाकर प्लस ओ क्यू को मिलाकर और क्यू आर को मिलाकर। अब इसको ज़रा समझो कैसे बन रहा है ये, ओ क्यू प्लस ओ क्यू प्लस क्यू आर। अच्छा, एक चीज़ तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो ओ आर है ये आपके पास आर ही है, ओ आर जो है ये आपके पास आर ही है, ठीक है। अच्छा, अब ओ क्यू क्या है, ओ क्यू आपके पास है ए प्लस बी। देखो ये ओ क्यू
किसके बराबर है, R1 के बराबर है ना, R1 वेक्टर के बराबर है जो कि रिजल्टेंट है। और R1 वेक्टर कैसे आया, R1 वेक्टर आया A में B को प्लस कर आया। उसके बाद आ गया QR जो कि C के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस R1 की जगह पर रख देता हूँ A प्लस B को। अब ये शॉर्ट में किया है मैंने, बुक के मुताबिक कर दिया। अगर मैं इसे बुक के मुताबिक नहीं करता तो सबसे पहले मैं क्या करता, पहले मैं एक ट्रायंगल सपोज करता OPQ, उसके बाद मैं दूसरा ट्रायंगल सपोज करता QRO। ठीक है, पहले इन दोनों ट्रायंगल से रिजल्टेंट निकालता, फिर मैं एक ट्रायंगल का रिजल्टेंट दूसरे में पुट करता, तो फिर मेरे पास ये OQ सेम है तो मेरे पास OR रिजल्टेंट में आता। अब मैंने कहा कि इतना लंबा मैं अगर लेके जाता हूँ तो शायद आपको समझ भी ना आए, तो इसलिए मैंने इस डायग्राम को इधर ड्रॉ किया और इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर आप चाहो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं क्या करूँगा, मैं इसको अपने तरीके से करा दूँगा। अभी मैंने बुक के तरीके से कराया। अब मेरा तरीका थोड़ा सा ईजी इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं सब कुछ लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर, तो मुश्किल नहीं होती है। अच्छा, अब कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। वैसे तो बुक का तरीका भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने ये समझना है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने OR एक रिजल्टेंट बना। वो रिजल्टेंट कैसे बना, OPPQQR की मदद से, यानी आपने OP वेक्टर को ऐड किया किसमें, PQ वेक्टर में, फिर PQ वेक्टर को ऐड किया किसमें, QR वेक्टर में। लेकिन फिर जब आपने PQ और O को सॉल्व किया तो आपके पास एक अलग रिजल्टेंट भी आ गया, तो इस तरह से भी हुआ ये। अच्छा, अब देखो दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इसमें भी रिजल्टेंट इसमें भी रिजल्टेंट, तो A प्लस ब्रैकेट B प्लस C इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट B और C। ये आ गया आपका एसोसिएटिव लॉ। तो ये आ गया आपका ये C आता, मुझे लग ही रहा था C आता है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर ये आपका एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हो गया। अच्छा, अब ये तो आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। अब फिर एक बड़ा मसला है यहाँ पर कि देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की क्वांटिटी होती है कि कोई वेक्टर कितना है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स कितनी है, लेंथ कितनी है, मास कितना, लेंथ और मास को डालो ये तो स्केलर हो जाएगी, फोर्स कितना है, टॉर्क कितना है, आपके पास मोमेंटम कितना है, आपके पास वेलोसिटी कितना है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस चीज़ को कहते हो आप मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक नंबर। फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन की फोर्स है लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। बल्कि यहाँ लिख लो, ठीक है, वहाँ मैं इसके लॉ लिखवा देता हूँ। यहाँ लिख लो कि 4 न्यूटन की फोर्स है लेफ़्ट की तरफ, LEFT, लेफ़्ट की तरफ, ये हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड। ये हो गया आपके पास यूनिट, और ये पूरी डेफिनेशन बन गई ना एक वेक्टर की। और ये हो गई आपके पास डायरेक्शन, लेफ़्ट और राइट, ये डायरेक्शन होती है ना भाई, लेफ़्ट राइट डाउनवर्ड अपवर्ड, ये डायरेक्शन होती हैं। तो ये क्या हो गया वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये नंबर है कि कितनी फोर्स है। यूनिट क्या है आपके पास उस क्वांटिटी को पहचानने के लिए तरीक़ेकार के फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। और लेफ़्ट यानी ये डायरेक्शन है, यानी ये पूरी एक प्रॉपर वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट जो निकलता है ना उसका भी एक मैग्नीट्यूड होता है, याद रखना, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ऐड कराने से तो सेम ही वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, हमेशा इस बात को याद रखना। और ये पूछा भी जाता है, मेरे पास फोर्स 1 है और फोर्स 2 है, तो उसका रिजल्टेंट क्या मोमेंटम बनेगा, नहीं, फोर्स 1 फोर्स 2 मिलकर हमेशा रिजल्टेंट भी फोर्स ही बनाएंगी। मेरे पास मोमेंटम है P1 और P2, उन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या मेरे पास टॉर्क बनेगा, नहीं, मोमेंटम ही बनेगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी सेम क्वांटिटीज़ ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ख़ास तौर पे ऐड और सब्ट्रैक्ट में, तो वो क्वांटिटीज़ मिलकर आपके पास सेम क्वांटिटी ही निकालती हैं। अच्छा, रिजल्टेंट बाय कोसाइन लो। अब देखो, अब आप शायद कह सकते हो यहाँ पर सर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं या बता नहीं रहे। अब देखिए ये जो कोसाइन लो है ना, ये मैंने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ रखा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया
तो फिर आप बोलोगे सर ये सिर्फ एक फार्मूला लिखा हुआ था और आपने पूरी डेरिवेशन करा दी, तो मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करा सकता, आपके कोर्स में नहीं है शामिल। अक्सर हमारे टीचर भी ये बात जब कहते हैं ना कि बेटा आप इसको याद कर लो, हम नहीं पढ़ा सकते, मतलब थीटा है, ये एंगल है, ठीक है। और वो एंगल कौन सा होगा, यहाँ ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वो एंगल होगा आपके पास ओ और ए के बी, ओ ए बी के दरमियान जो बन रहा होगा, यानी जो एंगल ए पे बन रहा होगा वो होगा। अब मैं क्या बता रहा था कि आपके कोर्स में लॉ ऑफ कोसाइन डेरिवेशन में नहीं है। पिछली जो फर्स्ट ईयर की बुक थी उसमें लॉ ऑफ कोसाइन की डेरिवेशन थी, यहाँ पर नहीं है। अब आगे जब इस चैप्टर के हम सवालात करेंगे तो अगर वहाँ पर मुझे लॉ ऑफ कोसाइन की डेरिवेशन कह दी तो मैं करा दूँगा, लेकिन अगर नहीं कही तो मैं नहीं करा सकता। उसकी वजह यह है कि आपके कोर्स में उन्होंने बुक में ही नहीं दी। अगर वो बुक में मुझे दे देते तो मैं क्यों नहीं कराता आप लोगों को, तो मुझे गलत ना समझिएगा, इसीलिए कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। ये आ गया आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन। वैसे इसकी डेरिवेशन कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन या साइन लॉ भी कहा जाता है इसे। अच्छा ये तो बहुत आसान है, ए अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस बी अपॉन साइन बीटा प्लस बीटा है, ठीक है, बीटा प्लस सी अपॉन साइन भाई साहब गामा। ये है लॉ ऑफ कोसाइन, ये है लॉ ऑफ कोसाइन, ये है लॉ ऑफ साइन। अब लिख लो इसे, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करा सकता, उसकी वजह मैंने बता दी आपको। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर। सबसे पहले एक याद रखो, ये बात कभी भी नहीं भूलोगे कि जब भी किसी वेक्टर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कराओगे तो एक बड़ा वेक्टर बनेगा, ठीक है। जो पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा आएगी, ये बात याद रखना। और जब भी किसी नंबर को यानी किसी वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड कराओगे तो जो पहला वेक्टर है वो छोटा आएगा एज़ कम्पेयर टू दूसरा वेक्टर। बात तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी देखो आसान कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो आप, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। आपके पास एक वेक्टर था ए, ये क्या लगा दिया, देखो बुक में तो इसमें लिखा हुआ है लेकिन इससे समझ नहीं आएगा, मुझे ऐसे समझाना पड़ेगा। आपके पास था एक वेक्टर ए, और याद रखना जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कराओगे वेक्टर के साथ तो एक नया वेक्टर आएगा, पुराना वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। आपने इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया 2, तो अब आपके पास सी वेक्टर आ जाएगा, या सी नहीं कहना चाह रहे तो इसे बी कह लो या ए प्राइम कह लो, बी वेक्टर आ जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे होगा। ये था ए वेक्टर, ठीक है, ये था ए वेक्टर, छोटा करके लिख रहा हूँ ए वेक्टर, है ना। आपने इसमें नंबर मल्टीप्लाई कराया, इसको डबल कर दिया, तो ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब वो ये वेक्टर नहीं रहा, अब ये वाला वेक्टर आएगा। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आप नंबर को मल्टीप्लाई कराओगे किसी वेक्टर से तो जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर आपने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करा दिया, -2 मल्टीप्लाई करा दिया, अच्छा डायरेक्शन सेम रहेगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर था, लेकिन अगर आपने अब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करा दिया तो अब जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये याद रखना, बिल्कुल भूलने वाली चीज़ नहीं है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा MCQs इसके आते हैं, ठीक है। याद रहेगी ना ये बात कि जब भी आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कराओगे पॉजिटिव में तो एक नया वेक्टर आ जाएगा और वो नया वेक्टर ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला होगा एज़ कम्पेयर टू ए। जब भी आप कोई नेगेटिव, ये स्क्वायर नहीं है भाई, 2 है, स्क्वायर लग रहा है। जब भी आप कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कराओगे ए वेक्टर के साथ या पहले वाले वेक्टर के साथ तो दूसरा वेक्टर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब डिवीज़न का कॉन्सेप्ट भी समझ लो, साथ ही साथ एडिशन का तो समझ लिया ना, डिवीज़न का इन्होंने लिख के नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं समझा देता हूँ, यहाँ समझ लो, यहाँ समझ लो। जब भी आप किसी वेक्टर के साथ कोई नंबर डिवाइड कराओगे फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास जो है वो एक और वेक्टर आएगा, लेकिन यहाँ डिवीजन लिख लो, डिवीजन, लेकिन इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो पहले वाले वेक्टर से कम आएगा। क्यों भाई, पहले ये समझ लो 2 था तो 2 को 2 से डिवाइड कराओगे तो 1 बच जाएगा, यानी पहले वेक्टर ए जो था वो 2 था, बाद में वो सिर्फ 1 बच गया। क्यों, क्योंकि आपने 2 डिवाइड कराया। तो पहले क्या था, वेक्टर ए बड़ा था, है ना,
लेकिन अब वो जब b वाले को साथ सॉल्व करोगे, मतलब उसको डिवाइड कर दोगे, तो अब वो जो वेक्टर आएगा वो b वो छोटा आ जाएगा। अब इसी चीज़ को ऐसे कर लो कि नेगेटिव में ले लो, ये नेगेटिव में कर रहे हो आप, ठीक है, ये नेगेटिव लिख लो यहाँ, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव। अच्छा, अब आपने क्या किया, नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई करा दिया। आपने कहा चलो नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सेम वही चीज़ होगी कि जो नया वेक्टर आएगा वो छोटा होगा, साथ ही साथ अपोजिट डायरेक्शन में भी आ जाएगा, क्योंकि आपने उसके साथ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करा दिया है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसे मत भूलिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, मैं पढ़ भी देता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है। अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अ नंबर बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रिक रूल। तो किसी भी नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराने के लिए आपको कोई लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो है वो उस नंबर को लो और उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा दो। वो देखा होगा ना, आई जे के में 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे 3, बस वही चीज़ है। तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसमें। जब मल्टीप्लाई में भी कंडीशन है, अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करा रहे हो तो नंबर, मतलब जो आपकी वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेगी। अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कराया तो उसकी वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो वेक्टर दूसरा जो है वो नया वाला अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बाय पॉजिटिव नंबर, अगर पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कराओगे तो नॉन जीरो नंबर ही लोगे ना। हाँ, एक और चीज़, अगर ज़ीरो मल्टीप्लाई कराया ना तो फिर वो ए वेक्टर ख़त्म ही हो जाएगा, और ज़ीरो डिवाइड कराया तो भी ए वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। ये भी याद रखना, मैंने ज़ीरो की बात लिखी नहीं थी लेकिन इसमें लिखी भी है। तो अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कराओगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का आएगा और पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव नंबर 0 ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा यानी बढ़ेगा। इसमें ये बात इन्होंने नहीं कही भी, देख लो। अब मैं जो बता रहा हूँ वो इन्होंने नहीं कहा हुआ, मैंने जो कम बताया वो इन्होंने कहा हुआ है, तो दोनों मिल के पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इफ़ नंबर इज़ नेगेटिव देन द चेंज कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑल्सो एज शो इन फिगर। अब मज़े की बात, ये डिवीजन का बताया ही नहीं, लिखा उन्होंने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, लेकिन डिवीजन का बताया ही नहीं। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये हो जाता है कभी कभार भाई, मैंने बता दिया ना आपको डिवीजन का। तो ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पर, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन देखो मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया है। अब हो सकता है कुछ रह गया हो तो मुझे बताना, मैं ज़रूर करूँगा। अगर ये समझ नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं इसको एसोसिएटिव लॉ का अपनी तरीके से करा दूँगा अलग से एक वीडियो बनाकर। और अभी बहुत सारी सेपरेट वीडियोस आने वाली हैं जिसमें जो चीज़ें पीछे रह गई हैं ना, मैट्रिक में जो नई बुक आई है मैथ की, उसमें जो न्यू चीज़ें आई हैं वो भी मैं करा दूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।